हेलो एवरीवन। अगर आप 8, 9, 10 साल के बच्चे हो और आपको एकदम से ये पता चले कि अब पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब पढ़ाई करनी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? स्पेशली अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सोचिए और बताइए, क्या आप खुश होंगे? विल यू बी हैप्पी दैट ओके अब कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, या फिर आपको बहुत बुरा लगेगा ये सोच के कि अभी तो आपकी स्टार्टिंग ही हुई थी एंड अभी तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। कुछ ऐसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रांस है। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है। तो ये जो बच्चा है हमारे प्रोस्पीस द लास्ट लेसन में, फ्रांस, वो भी ऐसा ही था जो हमेशा पोस्टपोन करता था लर्निंग को, क्योंकि वहाँ के लोगों की टेंडेंसी ही ये थी। नॉट ओनली फ्रांस, ऑल्सेस लोरेन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उन सबकी ये टेंडेंसी थी। दे यूज्ड टू पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। बट जब एकदम से ये लगा कि ओके पढ़ाई ख़त्म हो गई है एंड वी विल नॉट बी एबल टू लर्न एट ऑल एंड वी हैव नॉट लर्नड इनफ, तो वो बहुत सैड हो गया। So in the first part of this video, the last lesson, children please do not miss it out. हमने उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस जो एक 100% स्कोरर की आंसर स्क्रिप्ट में होने चाहिए, हमने वो डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर देखा, चाइल्ड देखा एज अ नरेटर। जब एक बच्चा स्टोरी सुनाता है तो क्या इम्पैक्ट होता है और क्या डिफरेंट होता है। सेटिंग, थीम, एटमॉस्फियर या मूड ऑफ द क्लास क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल एंड रेफरेंसेस फॉर ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, जैसे कि हमें पता है वॉर इज़ फ्यूटाइल, इंसाइट इनटू द कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का टीचर एक कैसे हुआ करता था, एंड चेंजेस इन स्कूल आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये सब हमने पार्ट 1 में देखा है। डू नॉट मिस इट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि हाँ, आपको एक सीक्वेंस में ही वीडियोस देखने चाहिए, पार्ट 1 पहले और उसके बाद पार्ट 2। तो अभी आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है, और बाकी की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन पार्ट 1। तो हम देखते हैं जैसे ही प्रोस्पी स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आए है। आए नरेटर के लिए है। नरेटर कौन है? प्रोटैगनिस्ट कौन है? एक छोटा बच्चा जिसका नाम फ्रांस है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद फ्रांस एंड फ्रांस कंट्री का नाम है और फ्रांस उस बच्चे का नाम है। तो आज जैसे ही वो स्कूल जा रहा था, वो ऑलरेडी बहुत लेट था स्कूल के लिए, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि एम हैमल जो उसके टीचर थे वो उसको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करने वाले हैं। एंड सेकेंडली आप देखोगे एक और रीज़न है कि वो क्यों आज बहुत डरा था स्कूल जाने से। दैट इज़ बिकॉज पार्टिसिपल्स का टेस्ट होने वाला था, ग्रामर का टेस्ट होने वाला था एंड ही वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो एक बार को तो उसको ऐसे लगा कि क्यों ना मैं बंक कर लूँ स्कूल, बिकॉज इट वॉज अ वंडरफुल डे, सनी वार्म डे था, ठीक है। और रशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, तो उसको ऐसे लगा कि यू नो इट्स सो फैसिनेटिंग, मैं वहाँ बैठ के उनको वॉच करूँगा। देन बर्ड्स का मेंशन है, बर्ड्स वर चिरपिंग एंड बहुत ही सब कुछ इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसको लगा कि क्यों ना वो स्कूल बंक कर दें। इसके लिए मैंने एक टर्म दिया है पार्ट 1 में, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, टू बंक स्कूल के लिए। ओके फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ये वाला रेफरेंस है कि प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ये फर्स्ट रेफरेंस है ये शो करने के लिए कि वॉर जो प्रशिया और फ्रांस में चल रहा था वो फ्रांस हार चुका है और प्रशिया कैप्चर कर चुका है डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सेस एंड लोरेन को, जहाँ की जो सेटिंग भी है हमारे प्रोस्पीस की। तो क्योंकि प्रशियन सोल्जर्स एनिमी लैंड में आके ड्रिल कर रहे हैं, उसी से साफ हो जाता है कि उन्होंने वॉर जीत लिया है, दे हैव वन द वॉर। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह फ्रांस ने somehow he overcame the temptation to bunk school and he decided to go to school। जब वो जा रहा है रास्ते में टाउन हॉल का मेंशन है। हमेशा प्रॉपर नाउन्स आपको पता होने चाहिए, आपको अंडरलाइन करने चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए।
टाउन हॉल को हम प्रॉपर नाउन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट हाँ एक प्लेस का नाम है, तो उसको आप अंडरलाइन करो एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। यहाँ पे हमने देखा कि फ्रांस ने नोटिस किया कि बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के आसपास। अच्छा, ये बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड क्योंकि वो वाले टाइम में न्यूज़पेपर नहीं होता था और टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो जो भी न्यूज़ होती थी, क्योंकि वॉर चल रहा है तो लोगों को भी जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती थी कि हो क्या रहा है, आर वी विनिंग और आर वी लूजिंग। तो बुलेटिन बोर्ड पे सारे नोटिस लगा दिए जाते थे जो कि लोगों को सारी सिचुएशन पता चलती रहती थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। अच्छा, फ्रांस क्या बोल रहा है कि 2 साल से वो बच्चा ये नोटिस कर रहा है कि सारी बैड न्यूज़ जो आती है वो बुलेटिन बोर्ड से ही आती है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं पीसेस ऑफ बैड न्यूज़ के: द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट का मतलब है कंपल्सरी रिक्रूटमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, वॉर हमेशा फ्यूटाइल होता है, मीनिंग कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है वॉर से। ठीक है, तो वो वाला टाइम था जबकि लोगों को कंपल्सरी कर दिया गया था कि आपको आर्मी में जाना है, आपको बैटल फील्ड में जाना है। ऑब्वियसली दे वर रिस्किंग देयर लाइव्स, तो सारी बैड न्यूज़ उनको बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। फिर हम देखते हैं जैसे फ्रांस बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा है अब एंड ही इज़ ट्राइंग टू रीच टाइम क्विकली, तभी वहाँ पे ब्लैकस्मिथ वॉचर उसको क्या बोलता है, अपने अप्रेंटिस के साथ वो काम कर रहा है, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी या हेल्पर, उसको बोलता है इतनी जल्दी में क्यों हो, आराम से जाओ, बहुत टाइम है। तो फ्रांस क्योंकि अक्सर लेट हो जाता था तो उसको ऐसे लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू पुल हिज लेग, उसको टीज कर रहा है, उसको ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टीज हिम, तो वो और जल्दी जाने लगता है वहाँ से, ये सोच के कि बस मजाक बना रहा है वो मेरा। बट यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, अब स्कूल का जो रेफरेंस है वो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे मेंशन है एम हैमल्स लिटिल गार्डन। उसका मतलब क्या है कि नीचे एक स्कूल रूम है, स्कूल रूम मतलब स्कूल के नाम पे एक रूम या 2 रूम्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे एम हैमल जो टीचर थे, फ्रेंच टीचर जो थे, वो रहते थे। और आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, ये सारे रेफरेंसेस मैंने पार्ट 1 में मेंशन किए हैं, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर करिए। तो यहाँ पे फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो आपने भी देखा होगा कि जब आप स्कूल में एंटर करते हो मॉर्निंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, सारे बच्चे अपने क्लासेस को जा रहे होते हैं, कुछ कॉरिडोर्स में होते हैं, कुछ क्लासेस में पहुँच चुके होते हैं, कुछ ग्रुप बना के बात कर रहे होते हैं, एंड फाइनली वी सी कि अगर बच्चे क्लासेस में पहुँच भी जाते हैं तो वो डेस्क और चेयर को ड्रैग कर रहे होते हैं, बैठने के लिए अपना सेटल डाउन होने के लिए अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, देन कीप देयर थिंग्स डाउन। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, एंड मोरोवर यहाँ पे जैसे मेंशन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है, और कहीं कहीं लेसन्स रिपीट करने की आवाज़ भी आ रही होती है, और बहुत लाउड आवाज़ें आ रही होती हैं। और सबसे बड़ी बात, टीचर का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि टीचर अपना जो रूलर था, मतलब रूलर के स्केल के बगैर टीचर का यहाँ पे कैरेक्टर कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि उन दिनों में कैपिटल पनिशमेंट भी अलाउड होती थी। तो टीचर है वो अपना रूलर लेके इधर उधर वॉक करे, तो ये वाला सीन होता था। लेकिन आज लिटिल फ्रांस ने क्या नोटिस किया, दैट एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली स्टिल, सब बहुत चुपचाप बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, बच्चे ऑलरेडी थे वहाँ पे, टीचर्स थे, लेकिन कोई कमोशन नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई नॉइस नहीं था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग से मतलब क्या है कि उस दिन छुट्टी होती है तो बच्चे नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली शोर भी नहीं होता है। एंड एम हैमिल को उसने विंडो में से देखा कि वो अपना आयरन रूलर लेके ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, और सारे बच्चे उसके जो क्लासमेट्स थे वो सेटल डाउन हो चुके हैं। तो उसने सोचा था कि कमोशन होगा, डिस्टर्बेंस होगा, चुपचाप जाके वो अपनी सीट पे बैठ जाएगा और उसको लेट आने के लिए डांट भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तो अब उसको लगा कि हाँ, अब तो ही विल बी नोटिस्ड, बिकॉज सब अपनी सेटल हो चुके हैं और सब उसे नोटिस कर लेंगे। तो वो जैसे ही
क्लास के अंदर पहुंचा तो ही ब्लश्ड और उसको बहुत डर लग गया कि आज तो पिटाई होने वाली है। वैसे भी उसने नोटिस कर लिया था कि एम हैमल जो टीचर है वो एक टेरेबल आयरन रूलर लेके अंडर हिज आर्म ही वाज वॉकिंग। अच्छा, टेरेबल है आयरन रूलर, ये फ्रांस को कैसे पता? प्रॉबेबली ही हैड एक्सपीरियंस्ड इट, ही हैड टेस्टेड इट, राइट। फिर आज जब वो एंटर किया और एंड ही वॉज लेट, तो उसने नोटिस किया स्ट्रेंजली इनफ एम हैमल ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक चीज़ बोली कि जल्दी से जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी है, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वी वर बिगिनिंग विदाउट यू फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए पार्ट 1 ज़रूर चेकआउट करें। जल्दी से जाके फ्रांस अपनी जगह पे बैठ जाता है और थोड़ा बहुत जब वो अपनी फ्राइट को उसने ओवरकम किया तब उसने एक और अजीब चीज़ देखी। आज बहुत सारे स्ट्रेंज थिंग्स हैं जो ही इज़ नोटिसिंग। व्हाट डिड ही नोटिस कि उसके जो टीचर है एम हैमल, ही वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और मतलब अपने बेस्ट ड्रेस में है। वो वाला ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है जो यूजुअली वो इंस्पेक्शन डेज में या प्राइज डेज में पहनते थे। एंड एक तो ये बहुत स्ट्रेंज लगा उसे, सेकेंडली उसको स्ट्रेंज लगा क्योंकि द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सॉलम। पूरा स्कूल बहुत ही अजीब था आज और बहुत सीरियस था, जबकि आपको ये समझना है जब बात स्कूल की हो रही है, बच्चों की हो रही है, तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ चीयरफुलनेस होती है, लॉट ऑफ एक्टिविटी होती है ना, लेकिन यहाँ पे सब बहुत सीरियस थे, तो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, एक और स्ट्रेंज चीज़ उसने आज नोटिस करी कि जो बैक बेंचेस हैं क्लास के जो हमेशा एम्प्टी रहते थे, आज उसमें दे वर द पीपल फ्रॉम द विलेज हु वर सिटिंग वेरी क्वाइटली। यहाँ पे किस किस का मेंशन है? जो पीपल विलेजर्स हैं जो बैठे हुए हैं बैक बेंचेस में, ओल्ड हॉजर है, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, एल्डरली पीपल भी है ना, तो दे आर ऑल सिटिंग देयर। तो एंड देन ही नोटिस दैट एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड, सब लोग बहुत सैड फील कर रहे हैं। एंड देन ही नोटिस कि हॉजर के हाथ में एक बुक थी। क्या है ये? कौन सी बुक है? ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी बुक, एलिमेंट्री बुक, बिगिनर्स की जो बुक होती है। तो ये भी आयरनी है चिल्ड्रन, उस पर जो मैं ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन पार्ट 1। अब आगे देखते हैं कि वाइल ही वाज स्टिल वंडरिंग कि क्या हो गया है आज, सब इतना स्ट्रेंज क्यों है। देन ही नोटिस कि एम हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, वो अपने चेयर पे माउंट किया उन्होंने, एंड ही वांटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट। और जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, सारी पिक्चर क्लियर हो गई फ्रांस के लिए। वो समझ गया कि बुलेटिन बोर्ड पे क्राउड क्यों था, एंड वॉचर ब्लैक स्मिथ उसको वो तंग नहीं कर रहा था, उसको टीज नहीं कर रहा था, एक्चुअली वो सच में ये बोल रहा था। और वाई इज़ द टीचर इन हिज बेस्ट यूनिफॉर्म, और सारे बच्चे चुप क्यों हैं, सॉलम क्यों हैं, स्ट्रेंज क्यों हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर, तो सारी चीज़ों से समझ में आई। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट किया एम हैमल ने। ही सेड दैट this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. ओके, तो बर्लिन से एक नई लॉ आई थी जिसमें बोला गया था कि अब कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ेगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, और सारी पढ़ाई जो होगी वो जर्मन लैंग्वेज में होगी। ठीक है, तो एक्चुअली दिस शोज द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द प्रशियंस। उनको अपनी लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा प्राउड था कि उनको ऐसे लगता है कि बाकी किसी की लैंग्वेज की कोई कदर ही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ऑर्डर था जो पास हुआ। अब आपको ये समझना है कि ये फ्रांस के लिए कैसे फ्रांस ने रिएक्ट किया। फर्स्टली ही वाज थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का मतलब होता है बहुत वो चौंक गया, स्टार्टल्ड हो गया, बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ऐसे कैसे फ्रेंच लेसन नहीं होगा? दैट मीन्स कि पढ़ाई ही ख़त्म हो गई। उन लोगों को तो कोई और लैंग्वेज आती नहीं थी। सेकेंडली हिज रिएक्शन वॉज लाइक आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसने एक रियलाइजेशन किया
कि अभी तो मैंने इनफ सीखा ही नहीं है, अभी अचानक से मैं कैसे सब सारी पढ़ाई कैसे ख़त्म हो जाएगी। एंड थर्ड उसका जो रिएक्शन था, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मीनिंग ही रिग्रेट्स, ही फील्स सॉरी। अब उसको बुरा लग रहा है कि उसने कितना टाइम बर्बाद किया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि फ्रेंच लेसन नहीं होने का मतलब है कि सब कुछ जर्मन में पढ़ाया जाएगा और जर्मन लैंग्वेज उनको आती नहीं है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका जर्मन होने वाला था। तो एम हैमिल जो टीचर हैं वो ही वॉज अबाउट टू लीव, उनको जाना पड़ेगा। एंड दूसरे नए टीचर आने वाले थे कल से जो जर्मन पढ़ाएंगे। ओके, सो नाउ ही अंडरस्टैंड कि ओके व्हाई पीपल आर रिएक्टिंग इन सच अ मैनर, सब कुछ आज डिफरेंट क्यों लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक रेफरेंस देखते हैं कि वो रिएक्शन भी है और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक रेफरेंस भी है कि अभी तक जो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता था, एकदम से वो क्या बोल रहा है, My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. जो उसकी बुक्स थी, शायद आपको भी ऐसे लगता होगा कि बर्डन है, क्या न्यूसेंस है, कब पढ़ाई ख़त्म होगी, लेकिन जैसे उसको पता चला कि मिड में ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, उसको बहुत बहुत बुरा लगा और उसको लगा ये मेरी बुक्स तो मेरी फ्रेंड्स हैं, दे आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं कैसे इनको गिव अप कर सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड सिंपथाइजिंग विद द टीचर, जिनको अभी तक वो क्रैंकी सोचता था, क्रैंकी मतलब थोड़े से क्रेजी, इसेंट्रिक, अब वो क्या कर रहा है, सिंपथाइज कर रहा है। एंड देन ही अनवेल्स द फैक्ट, बिकॉज वो स्टोरी सुना रहा है तो सारे फैक्ट फ्रांस नरेटर ही अनवेल कर रहा है। तब उसने हमें एज अ रीडर हमें क्या बताया कि उसने जो अच्छे फाइन संडे क्लोथ्स पहने थे, संडे क्लोथ्स मीनिंग फॉर्मल ड्रेस जो पहना था, वो इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन ही वॉज वेयरिंग। अब उसको ये भी समझ में आ गया कि जो ओल्ड मैन थे, जो विलेजर्स थे, वो क्यों बैठे हैं बैक बेंचेस में। उसके लिए 3 रीज़न है यहाँ पे। नंबर 1, दे वर फीलिंग वेरी सॉरी कि वो स्कूल नहीं जा पाए और इनफ लर्न नहीं कर पाए। सेकेंड रीज़न जो था वो एम हैमिल का, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे था सो टू से, तो ही वॉज अबाउट टू लीव एंड ही वॉज देयर इन द स्कूल फॉर 40 years। तो एक तरह से दे वर देयर टू शो देयर ग्रैटिट्यूड, they were full of gratefulness in their hearts, and now that he is going, तो bid करने के लिए, उन्हें farewell bid करने के लिए they were there. And thirdly, आज they were showing their respect for the country that was theirs no more. ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी का रेफरेंस हम बोल सकते हैं। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है हम उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वी गिव इम्पोर्टेंस टू द थिंग ओनली व्हेन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, तो तभी एकदम से जब वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है, तब फ्रांस को अपना नाम सुनाई दिया। एम हैमिल वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, और एम हैमिल ने उसको बोला कि चलो पार्टिसिपल्स के रूल बताओ। एंड इट वॉज देन दैट फ्रांस वॉज वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी, क्योंकि ये लास्ट टाइम था जब पढ़ाई हो रही है और उससे कुछ पूछा जा रहा है। इसके बाद तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी, अगर वो चाहे भी पढ़ने की, या कोई वो सोचे कि कोई उससे कुछ पूछे, उसको पढ़ने के लिए इनकरेज करे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ही फेल्ट वेरी बैड। वो चाहता था कि सारे रूल्स पार्टिसिपल के लाउडली, क्लियरली, विदाउट वन मिस्टेक सुना दे, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। तो एम हैमिल ने आज इस बात के लिए भी बिल्कुल नहीं डांटा फ्रांस को, और उसने क्या बोल दिया कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे, वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, Bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। तो केवल फ्रांस ही नहीं, देन यहीं पे इसी पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि जितने भी लोग थे ऑल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट के, उन सब का यही हाल था। वो सब प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, पोस्टपोन करते थे लर्निंग टिल टुमारो, कल कर लेंगे, यही होता रहता था। तो अब एम हैमिल इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि ही फील्स कि आप फ्रेंच मैन हो, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती। तो ये बहुत आयरॉनिकल है। एंड देन ही सेज वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, मतलब वो यहाँ के ये जो बच्चे हैं
ये भी पोस्टपोन करते थे, कोई मन लगा के पढ़ता नहीं था, तो उसके लिए ही इज़ वेरी अपसेट। ही फील्स कि हाँ वी डिज़र्व रिप्रोच रिब्यूक, मतलब शोइंग डिसअप्रूवल। और उनके जो पेरेंट्स थे, यहाँ ये रेफरेंस एक्चुअली हमें ये भी बताता है कि कितनी बैकवर्ड प्लेस थी। इन लोग के जो पेरेंट्स थे इन बच्चों के, वो भी नहीं चाहते थे कि ये स्कूल जाएं, वो तो चाहते थे कि ये फार्म पे जाएं या मिल्स में जाएं और थोड़ा बहुत और अर्न कर लें फैमिली के लिए। तो वो लोग भी ऐसे थे। एंड देन वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, एम हैमिल, कि मैंने कभी फिशिंग पे जाने के लिए तुम लोग को हॉलीडे दे दी, तो ही इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। और फिर एक बात से दूसरी बात करते करते एक बहुत ही डीप सिंबॉलिक मीनिंग हमें देखने को मिलता है पेज 5 के लास्ट पैरा में, जहाँ पे एम हैमिल इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या सिंबॉलिज्म है ये आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। Here we see कि फ्रेंच लैंग्वेज को वो मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बोल रहे हैं, क्लियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि वी मस्ट गार्ड इट among us and never forget it। यहाँ पे एक वार्निंग भी दी है एम हैमिल ने बच्चों को, नॉट ओनली किड्स, यहाँ पे बड़े लोग भी बैठे हैं। और दूसरी चीज़ एम हैमिल ने ये भी बोला कि अगर हम अपने लैंग्वेज को एज अ टूल टू बैटल इग्नोरेंस एंड ओवरकम ऑपरेशन, अगर हम होल्ड ऑन करेंगे तो हमें जल्द ही इनसे आज़ादी मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी प्रशन से। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज को होल्ड ऑन करोगे और अपने नेशन को एस्टीम में होल्ड करोगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी कंट्री को फ्री कर लो प्रशियन रूल से। तो एम हैमिल इज़ ट्राइंग टू struggle to explain significance of learning a language, और वो ये चाहते हैं कि ये लोग कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूले ना और हमेशा होल्ड ऑन करें उससे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वही ह्यूमन साइकोलॉजी का रेफरेंस कि सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लिटिल फ्रांस भी बहुत ध्यान से आज सुन रहा था क्योंकि लास्ट गो था एंड सबको जो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वो उसका रीज़न एक ये भी था कि एम हैमिल जो थे वो भी बहुत पेशेंटली आज टीच कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ही वांटेड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, जैसे फ्रांस बोलता है कि सब कुछ एक बार में सिखा दे, कुछ भी छूट ना जाए। फिर यहाँ पे कॉपीज़ की बात आई है कि ही हैड मेड सर्टन कॉपीज़, क्योंकि लेसन चेंज हो गया है, पहले कोई और लेसन था, है ना, यहाँ पे है ना, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो उसमें आप ऐसे समझ लो कि जैसे A4 साइज शीट्स होती हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में एम हैमिल ने रिपीटेडली लिखा हुआ था फ्रांस ऑल्सेस, फ्रांस ऑल्सेस। तो ये जो न्यू कॉपीज़ हैं एक्चुअली ये फ्रांस, छोटे बच्चे को फ्रांस को क्या लग रहा है, ही फील्स दैट दे आर लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। एंड ये सिंबॉलिज्म है यहाँ पे। दीज कॉपीज स्टूड फॉर नेशनल प्राइड ऑफ द फ्रेंच पीपल। यहाँ पे भी एक मैसेज है। देखो अब क्योंकि इनका अपनी कंट्री पे कोई भी राइट नहीं है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सिग्निफिकेंट थी एज रेवोल्यूशनरी एक्शंस, ठीक है। तो उसने ऑल्सेस लोरेन, फ्रांस ऑल्सेस लिखा हुआ है, जो ये शो करता है कि ही इज़ ट्राइंग टू डिनाई कि हम नहीं मानते कि हमारी कंट्री अब हमारी नहीं है। उसके बाद फिर फ्रांस रेफरेंस दे रहा है कि कैसे जितने छोटे बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से आज पढ़ रहे थे। बीटल्स पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई एक दूसरे पे ध्यान नहीं, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू द बीटल्स, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। सब अपना काम करने में लगे हुए थे क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा था कि आज लास्ट लेसन है, तो इसके बाद पढ़ाई नहीं है। फिर यहाँ पे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। सटायर है ये, और सटायर क्या होता है ये आप पार्ट 1 में फिगर्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं इस वीडियो के। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझना है कि अल्फोंस डोडे, जो खुद आपको पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज पीस हैं, और अल्फोंस डोडे खुद भी एक टीचर थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ऑल्दो वो ऑल्सेस एंड लोरेन के डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे। बट ही कुड सी कि स्कूल डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा था वॉर की वजह से, और
कैसे ये सारे रूल्स निकल रहे थे आउट ऑफ ईगो। तो यहाँ पे मजाक बनाया गया है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब व्हेन यू हैव टू मच ऑफ प्राइड इन योर लैंग्वेज, और तब आप ये सोचते हो कि हमारी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, किसी और की नहीं है। तो पिजन्स के रेफरेंस के थ्रू फ्रांस क्या बोल रहा है, जस्ट लाइक कूइंग इज द आइडेंटिटी ऑफ द पिजन्स एंड कैन नॉट बी चेंज, सेम वे फ्रेंच वाज द आइडेंटिटी ऑफ दीज पीपल एंड कुड नॉट बी चेंज ओवरनाइट। मतलब आप पिजन्स भी अब क्या जर्मन लैंग्वेज में कू करने वाले हैं? तो यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है, आप किसी की भी आइडेंटिटी ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी अब देखो ये क्यों बोला जा रहा है कि पिजन्स, पहले ऐसे लग रहा है फ्रांस को कि पहले फ्रेंच लैंग्वेज में कू करते थे, अब क्या जर्मन में करेंगे? क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। और छोटा बच्चा जब नरेटर होता है तो कौन सी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो के पार्ट 1 में ज़रूर जाके चेकआउट करें। ओके, फिर हम देखते हैं कि नाउ फ्रांस इज क्लोजली ऑब्जर्विंग एम हैमल एंड वो देख रहा है कि एम हैमल बहुत सैड है और क्लास का जो एटमॉस्फेयर है, मूड है, वो भी बहुत ग्रिम है, बहुत सॉलम है। और दूसरी चीज़, पेट्रियाटिज्म की फीलिंग्स बहुत अराउज हो रही हैं हर किसी में। तो सबको ये लग रहा है कि दे फीलिंग सॉरी कि हमने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी लर्न करने की। तो वो सब ये एटमॉस्फेयर है क्लास का। मोरोवर अब 40 years से जो टीचर वहाँ था, ही इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट अबाउट द होल सिनेरियो। तो वो एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। हाँ, एंड फिर यहाँ पे रेफरेंस है कि फर्नीचर, डेस्क एंड बेंचेस भी कितनी वॉर्न आउट हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। जब एम हैमल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ हॉप वाइन को प्लांट किया था, वो भी काफ़ी बड़ी हो गई। ऑब्वियसली दिस इज़ शोइंग पैसेज ऑफ टाइम। एंड देन वी सी दैट एम हैमल द टीचर, जो बहुत फर्म थे, हार्ड टास्क मास्टर थे, एक्चुअली वो ही वॉज गवर्न्ड बाय इमोशन, बहुत इमोशनल हो रहे थे। उसके बाद किसी तरह एम हैमल ने अपने जो क्लास थी उसको कंप्लीट किया। और राइटिंग के बाद एक वो लेसन था, किंडरगार्टन लेसन, बा बेबी बोबू। ये अगर आप देखोगे ये लेसन जो है ये वोवल और कॉन्सोनेंट का एक वो है, कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, का, के, की, को, खू, वो वाला लेसन है ये किंडरगार्टन, नर्सरी लेसन। तो जब बच्चे ये लेसन बोल रहे थे तो उनके साथ ओल्ड हॉजर भी बोल रहा था एंड ही वाज क्राइंग व्हेन फ्रांस नोटिस। फ्रांस के अलावा वी लिखा है, मतलब कि और भी बच्चे जो थे उन्होंने जब नोटिस किया कि ही वाज क्राइंग तो उनको समझ में नहीं आया कि वेदर दे शुड लाफ और क्राई। उसका मतलब है कि दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। देन यहाँ पे मेंशन है कि चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। फिर एक वर्ड आया है देन दी एंजलस। एंजलस क्या है? एक बेल है जो रिंग होती है चर्च में फॉर प्रेयर्स। तो एक्चुअली ये जो एंजलस है, जो प्रेयर है, वो एक डेडलाइन भी थी इन लोगों के लिए कि बस अब फ्रेंच लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ाई जाएगी, अब हमारा रूल शुरू होता है, इसलिए जर्मन लैंग्वेज शुरू होगी। तो अब देखते हैं कि एम हैमल ने फेयरवेल कैसे बिट किया। ही स्टूड अप ऑन हिज चेयर और फ्रांस ये बोल रहा है अपने आप से, वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने कभी भी इतना टॉल नहीं देखा है, नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एनीवे फिर एम हैमल ने एक स्पीच देने की कोशिश करी बट ही कुड नॉट बिकॉज ही बिकेम इमोशनल। उनको रोना आने लगा, ही चोक्ड एंड देन ही जस्ट टर्न्ड अराउंड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वीव ला फ्रांस and thereafter he leaned his head against the wall और कुछ भी नहीं बोल पाए, वो इतने इमोशनल हो गए और अपने हैंड से उन्होंने जेस्चर कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये जो ब्लैक बोर्ड है और जो उन्होंने लिखा था वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ये दोनों बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिकली सिग्निफिकेंट हैं। मैं बार बार ये बोल रही हूँ चिल्ड्रन कि अगर आपको पूरी तरह से चैप्टर समझना है आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, बहुत इलाबोरेटली उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। और वीव ला फ्रांस को देख लेते हैं। जैसे वो होता है ना कि जब ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री पे तो रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स होते थे, जैसे वंदे मातरम एंड इनकलाब जिंदाबाद, तो कुछ वो ही वैसे ही स्लोगन है वीव ला फ्रांस, ठीक है। तो ये एक्चुअली पब्लिक एक्सप्रेशन भी था पेट्रियाटिज्म
कम्युनिज्म का, और इससे भी आप लिंक कर सकते हो इसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ओवरथ्रो ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और ये मतलब एकदम से ऑफ कोर्स ये अभी अभी आज ऐसा हुआ था कि एकदम से प्रशियंस ने उनके ऊपर अटैक करके रूल कर लिया था, तो रूल करना स्टार्ट कर दिया था, कॉन्कर कर लिया था, तो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। So that's all in this video children. I hope you have understood, और जो भी important notes हैं वो आपको साथ साथ में स्क्रीन में दिख गए होंगे। आप उनको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं और नोट्स अपने बना सकते हैं। एंड इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, लेट मी नो in the comment section, and please like and comment and share with all the class 12 students, and subscribe ज़रूर करिए। It's an appeal, it's a request. God bless you all. Take care.